230 भी अगर होता है, 240 भी होता है, देश में आज जो स्थिति है, जो सीबीआई की स्थिति है, जो ईडी की स्थिति है, जब चाचा को छोड़ के भतीजा चला जाता है तो कुछ भी हो सकता है। 240 की स्थिति भी होगी, तब भी कुछ ना कुछ करके सरकार बनाने की। लेकिन इकबाल खत्म होगा ना, आप ये 56 इंच का सीना और 400 पार वाला इकबाल तो खत्म होगा अगर सीट कम हो गई। वही मैं कह रहा हूं, आप जैसे ही 303 से नीचे जाना शुरू करती है बीजेपी, और देखिए दुनिया को घोषणा है 400 पार, और सामान्य व्यक्ति 400 पार का मतलब एनडीए नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है बीजेपी 400 पार जाएगी। बाद में बीजेपी वाले कहते फिरेंगे कि हमने कहा नहीं था, हम तो अपने खुद कह नहीं रहे थे। बात आप 400 पार की कर रहे हैं आप 300 से नीचे। ये कुल मिला के एक संदेश यही देगा कि भाई आप नहीं कर सके। और आज जो स्थिति हम ब्रॉडली देख रहे हैं उसमें 272 से नीचे उतारना असंभव नहीं है। मैं केवल ये कहता हूं असंभव नहीं है। अभी कई राउंड होने हैं, क्या स्थिति होगी हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये एक संभावनाओं के दायरे में है। और मैं केवल इसलिए बात कहना चाहता हूं कि ये जब से 400 पार का चक्कर शुरू हुआ है, सारे लोग केवल उत्तर दिशा में देखना शुरू कर दिए हैं, दक्षिण देखना ही बंद कर दिया है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं भैया, उत्तर के साथ साथ दक्षिण भी देख लीजिए, और संभावना ज़्यादा दक्षिण की हो सकती है उत्तर की बजाय। 303 से ऊपर चढ़ने वाला जो मामला है, इतने संकट की स्थिति को ढकने के लिए 400 पार का नारा दिया गया। और दुर्भाग्य ये है कि हम भी अब बैठ के उस पर बहस कर रहे हैं, और सारा खेल यही है कि 400 पार का नारा देने के पीछे रणनीति और षड्यंत्र यही है कि अजीत अंजुम भी इसके ऊपर चर्चा करें, चर्चा करनी पड़ रही है। हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इससे भी उनका विज्ञापन हो रहा है। यही खेल है सारा। हाँ, लेकिन जिसकी सरकार है चर्चा तो करनी पड़ेगी। 23 करोड़ लोगों ने वोट तो दिया ही, 300 पार तो दिया ही। तो ये 400 पार का जो नारा था, ये नारा एक तरह से बीजेपी के संकट को ढकने के लिए और लोगों का ध्यान उस चीज़ से हटा के किसी बिल्कुल दूसरी चीज़ पे लाने के लिए किया गया था, और उसमें बीजेपी कई हद तक कामयाब हुई। लेकिन इस कामयाबी का एक नुकसान जरूर होगा कि अब अगर बीजेपी मान लीजिए 280 ले आती है, 285-90 ले आती है, एक सामान्य व्यक्ति के मन में होगा नहीं, ये तो कुछ मोदी जी का जादू खत्म हो गया। और जो इकबाल आपने कहा, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है राजनीति में। इकबाल जब घटते हुए दिखाई देता है, फिर बहुत संभावनाएं खुल जाती हैं लोकतंत्र के लिए। अब एक बात आपने कही ना कि अगर 275 ले आते, 80 ले आते, अब जैसे राहुल गांधी ने जो दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली हुई थी, उसमें कहा था बीजेपी 180 से ज़्यादा नहीं पाएगी अगर सब चीज़ फिक्स ना हो, कोई फिक्स मैच ना हो, ऐसा एक चर्चित बयान था। अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने गाज़ियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा पहले तो 180 लग रहा था, अब 150 के पास बीजेपी लग रही है। तो चलिए पॉलिटिकल बयान हम इसको मान लेते हैं, लेकिन आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर योगेंद्र जी, आप भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं तो 150 तो छोड़िए कि 250 पे बीजेपी आ सकती है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपकी बातों से नहीं है। आप 275-72 के नीचे की बात करें। माफ़ करिए, थोड़ा ट्रिकी बार बार मैं पूछता हूं क्योंकि दर्शक को समझ में आना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके 2-3 अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बिल्कुल न्यूनतम अर्थ है कि बटन जिसको दबाया उसी की हो और उसकी गिनती ठीक ढंग से हो, वो होना। दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जहां मीडिया स्वतंत्र है, जहां लोग अपनी बात कह सकते हैं, सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहा जाता है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो मैं आपके सामने विश्वास से कहता हूं, आज इस देश में जितना असंतोष है, जितना लोगों के मन में दबी हुई बातें हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो बीजेपी 180 क्या 150 से नीचे उतर आती, ये 77 जैसी स्थिति हो सकती थी। लेकिन चूंकि वो नहीं है, इसलिए जो असंतोष है वो मुद्दे में नहीं बदल रहा, और जो मुद्दा है वो वोट में नहीं बदल रहा। ये एक दिक्कत है। इसके चलते जो मेरे मन में असमंजस आप देख रहे हैं, असमंजस इस वजह से नहीं वही है, गेज करने की कोशिश कर रहा हूं। असमंजस इसलिए नहीं है कि मुझे जमीन पे लगता है कि क्या शानदार काम किया है, ये सरकार कैसे हार सकती है। नहीं, आप जाइए, कहीं पे जाइए, साधारण लोगों से बात कीजिए, उनके बारे में पूछिए। 2-3 बड़ी विचित्र चीज़ें देखता हूँ मैं। लोग आपको आपकी स्थिति क्या है, खराब है, धंधा कैसा है, साहब मंदा है, गांव में क्या है, सबकी हालत खराब है, देश की हालत कैसी है, देश की हालत अच्छी है। कैसे है भाई, तुम सबकी खराब है, देश की हालत। मोदी जी ने दुनिया भर में देश का बड़ा झंडा, देश की हालत, और राम मंदिर तो बन गया ना, देश बढ़ गया।
फिर दूसरा पूछिए आप वोट दे रहे हैं, नहीं नहीं पिछली बार दिया था इस बार तो नहीं। अच्छा आपके घर परिवार में, नहीं इस बार तो सोच रहे हैं शायद नहीं देंगे। क्या होगा, आएगा तो मोदी। ये जो है सही बात, ये दिक्कत है असली। तो दिक्कत ये नहीं है कि जमीन पे असंतोष नहीं है, बहुत गुस्से में सारी बात कह के और उसके बाद है, सब कुछ है, लेकिन वो गुस्सा जो है किसी एक बड़े मुद्दे में कन्वर्ट हो, लोगों तक पहुंचे। एक और आपको छोटी मिसाल देता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो इस देश स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम अगर हुआ है, घोटाला, तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। आज तक उसकी खबर गांव में साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। क्यों? मीडिया ने पहुंचने नहीं दी। तो अगर ये सब ना होता तब मैं कहता कि तब तो इनके 100 सीट नहीं आती, ऐसी स्थिति थी देश में। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने इसको कवर किया है, जिस तरह से पूरा मीडिया उनके गुणगान में लगा है, जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, विपक्ष के खाते सीज हो गए, फ्रीज हो गए खाते। तो ये देखिए, ये आप मेरे को उस मैच का परिणाम बताने को कह रहे हैं जिस मैच में मैच शुरू होने के 2 घंटा पहले रेफरी बदल दिए गए हैं, जहां सामने वाली टीम का राशन पानी बंद कर दिया गया है, जहां जिसने पेनल्टी लेनी थी उस प्लेयर को पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, और आप मुझसे कह रहे हैं कि बताइए परिणाम क्या होगा उसमें। उसका परिणाम जो है वो मैच का परिणाम नहीं है, वो इन परिस्थितियों का परिणाम है। उसमें हम गौर करने की कोशिश करें। तो ये फिर एक सवाल इसके बाद है कि ठीक है, ये आपने सारी बात कही मोदी रिजीम में जो कुछ हो रहा है, लेकिन फिर कुछ बात विपक्ष पे भी तो जाती है कि जो विपक्ष, अगर ऐसी स्थिति हुई कि 2024 में फिर मोदी जी आ गए 4 जून के, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी होगा कि विपक्ष की लड़ाई जैसे लड़ी जानी चाहिए थी पूरी तक, कई बार लड़ाई सर हौसलों से भी होती है, सड़क पर उतरने से होती है, उत्साह ऊर्जा से लबरेज होकर। हम लोग भी अपने हिसाब से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चैनल में नहीं है, कभी 500 लोगों की टीम के साथ काम करते थे, आज 10 लोगों की टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। वही नहीं करो, विपक्ष काम नहीं कर रहा, लेकिन जब बड़ी ताकत के साथ आप लड़ना होता है, जिसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे जहां इस्तेमाल किया जाता है, तब कहते हैं ना लव एंड वॉर में हर चीज जायज। तो क्या वो कुछ कमी दिखी? क्या सामंजस्य की कमी, हौसले की कमी? कोई शक नहीं। आप दूसरी स्थिति कल्पना कीजिए, मान लीजिए कांग्रेस इस वक्त सत्ता में होती, मान लीजिए बेरोजगारी की यही स्थिति होती, मान लीजिए महंगाई की ये स्थिति होती, और मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड नामक घोटाला जनता के सामने आया होता, मान लीजिए उसमें उस समय की सरकार यानी कि कांग्रेस इन्वॉल्व होती, बीजेपी उल्टा लटका देती अब तक कांग्रेस को पूरी जनता के मन में, और सारे चैनल धो के रख देते, चैनल धो देते, इनका कार्यकर्ता गांव गांव पहुंच जाता, सब कुछ हो जाता, और देश का बच्चा बच्चा कह रहा होता है बांड में पैसा ले लिया, खा गए, पैसा खा गए, ये सब कुछ कर लिया। तो जाहिर है विपक्ष के पास संसाधनों की कमी है, विपक्ष के पास कल्पना शक्ति की भी कमी है, और एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि कुछ भी है, जो आपने हौसला कहा, उसकी कमी तो है ही। तो देखिए, आज हम एक किसी सामान्य चुनाव का सामान्य विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। ये बहुत असाधारण स्थिति है, जहां आपको आज भी नहीं पता कि दिल्ली का चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी के किस किस आदमी को और अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको आज भी नहीं पता, रोज सुबह आप पढ़ते हैं ईडी, और आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, ईडी का मतलब है कि किसी विपक्षी दल पे छापा पड़ा होगा। आज भी नहीं पता कि कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने विज्ञापन का पैसा भी दे पाएंगी कि नहीं। खबर कल थी कि बीजेपी ने 1100 विज्ञापन दिए, कांग्रेस ने 10 विज्ञापन दिए, किसी ने पॉलिटिकल एनालिसिस किया। ऐसी स्थिति में तो संसाधन की कमी भी है, और कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति, राजनीतिक संकल्प और क्रिएटिविटी, उस सब की कमी है। अगर ये ना होता विपक्ष में, तो क्या आज मोदी जी राज कर रहे होते इस देश में? अच्छा, अब आखिरी एक सवाल देखिए, मैं इसलिए जानबूझकर निकाला ये जैसे भाजपा का संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी संकल्प पत्र, इसमें वो सारे वादे और मुद्दे नहीं हैं। हर अखबार में अभी 2 दिन पहले छपा था, 12-14 अखबार में वो मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों पर जनता ने 2014 में चुना। जब मोदी जी कहा करते थे कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दो, जनता ने 120 महीने दे दिए, अब 120 महीने बाद चुनाव। इसमें न उस तरह से नौकरियों की बात है, महंगाई की बात नहीं है, रुपए का मूल्यन जो कहा करते थे बहुत अंदाज से, वो नहीं है, पेट्रोल डीजल महंगा, वो सारे कोर इशू इसमें नहीं है। एक मुलम्मा है जिसमें बार बार एहसान
एहसास है आप कि मुझे 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, जैसे पता नहीं कहां से दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं, और किसान निधि और इस तरह की बात है, बहुत एहसान भाव से। तो इतना जो मोदी जी ये कर रहे हैं, क्या जनता इससे मोदी के प्रभाव में है, या जो आप कह रहे हैं चूंकि विपक्ष की वो ताकत चाहे अनचाहे नहीं दिखती है, इसलिए फिर बीजेपी को एज जैसा अगर मिलता है तो? देखिए, गारंटी वाली चीज तो टोटल फेक है, इसलिए कि कोई गारंटी है ही नहीं। एक सा कोई आइटम आप उठा लीजिए, उसमें मैं पढ़ता हूं गारंटी क्या है। चलिए, किसान वाला चूंकि मैं देखता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जारी रहेगी। आप क्या गारंटी दे रहे हैं? जो काम आप 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आप करते रहेंगे। और ये फसल बीमा योजना देश की सबसे फेल्ड योजनाओं में से है। गुजरात सरकार ने हाथ धो लिए थे कि हमें नहीं करना, संख्या घट गई है जिसके अंदर। गारंटी किस चीज़ की है? एमएसपी में समयबद्ध वृद्धि करना हमारी प्रतिबद्धता है। अरे, किसान कह रहा है कि मेरे को एमएसपी की लीगल गारंटी दो, आप वो देने के बजाय अभी भी और कुछ किसान नहीं कह बैठे रहे हैं पंजाब हरियाणा जी, बॉर्डर तो पर। कहाँ की गारंटी है? श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। अरे, इससे किसान को क्या मिलेगा? पूरा बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो ये है, बहुत किया है और करेंगे, बस ये मैनिफेस्टो है। हर पंक्ति आप मतलब आप देखिएगा, इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हाँ। हर बिंदु पे 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस कहता है हमने पिछले कई सालों में बहुत किया है। अगला सेंटेंस बिना कोई ठोस बात के कहता है हम ऐसे ही काम और करते करेंगे, रहेंगे, करते रहेंगे। इसको आप गारंटी बोलते हैं? कम से कम कांग्रेस की अच्छी है बुरी है, गारंटी में ठोस बात तो है, कुछ नई बात तो वो है। कह तो रहे हैं कि भाई हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। वो कह रहे हैं कि किसान की फसल किसान का कर्ज युवाओं माफ को करने के लिए कुछ अप्रेंटिस देंगे, उनको अप्रेंटिस देंगे, 30 लाख भत्ता नौकरी देंगे। देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। गारंटी आप कह सकते हैं भैया ये गारंटी है, कल को आप उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं कि तुमने अपनी गारंटी पूरी नहीं की। इसका आप क्या कर लेंगे? ये तो शब्द है। इसमें जैसे नौकरियों की भी बात है, तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या देने वाले हैं आपको। जी, Exactly. तो भाई गारंटी में कुछ तो होता है ना कि ये चीज है, इसकी गारंटी है। यहाँ तो शब्द है, आप शब्द ले लीजिए और शब्दों का झाग है। ये सब तभी हो सकता है जब आपको लगता है कि जनता को उल्लू बनाया जा सकता है और आपको ये पता है कि आपको कोई सवाल नहीं करेगा। अब ये मोदी जी के 2-3 कोई आईना नहीं दिखाएगा। मोदी जी के इंटरव्यू हुए हैं, एएनआई ने इंटरव्यू किया है, एक विदेशी पत्रिका ने इंटरव्यू किया है। मैंने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि मोदी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि आपकी सरकार ने जिन लोगों ने आपके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, आपने उनको ठेके दिए, आपकी इस पे क्या सफाई है? या ईडी ने छापा पहले मारा, बाद में उसने बॉन्ड दिया, ये पूछने की हिम्मत नहीं है। इस तरह का झाग आप जनता को एक गिलास में टोटल झाग बना के आप दे दें और कहो बेटा पियो, तभी आप कह सकते हैं जब आपको पता है कि ना ये शिकायत करेगा, ना कोई देखने वाला बोलेगा कि झाग पिला रहे हो, कर क्या रहे हो इसके अंदर। यही हो रहा है। जब ये विश्वास होता है कि हम जनता को उल्लू बना सकते हैं, मीडिया इसमें हमारा पार्टनर रहेगा, तभी इस तरह की बात की जा सकती है। सच में ये तो गारंटी के नाम पे तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। और हकीकत ये है कि अगर कोई सही किस्म का चुनाव होता देश में, तो इस किस्म की चीज को 2 दिन में मीडिया धो देता, पूछता इनसे कि तुम कह क्या रहे हो भैया, बोलो क्या। और जो आपने कहा था 14 या 19 में, वो किया क्या? हम लोग यही तो करते थे, पुराने सारे बयान बाइट दिखा के, आयना दिखाते थे। दुनिया भर में मीडिया का यही न्यूनतम काम है। आज सुबह खबर आती है कि नागालैंड में वहाँ के सीईओ कांग्रेस के व्यक्ति, कांग्रेस के नेता को कहते हैं कि आप अपनी बातचीत में धर्म का इशारा कर रहे हैं। इशारा क्या? कि वो उसने अपनी बातचीत में कहा है हमारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, हमारे लोग शब्द पे उन्होंने ऐसा किया है कि बस इससे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इससे 10 गुना बड़ी बात, 100 गुना बड़ी बात इस देश के प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं, वहां कोई चक्कर नहीं है। तो जब इस तरह के एक तरफा काम हो रहे हो, उस चुनाव को आप क्या कहें? उस मैच की भविष्यवाणी आप करवा रहे हैं जहां रेफरी एक तरीके का है, जहां किस प्लेयर को कब उठा लिया जाएगा उसका भरोसा नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि बताइए इसमें क्या, कितने गोल से टीम जीतेगी, और आप भी मान रहे हैं ना कि ये टीम जीत जाएगी। भैया रेफरी क्या कर रहा है ये भी तो देख लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। पहले दौर की आज वोटिंग हुई है 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए, और अभी चुनाव का पहला दौर शुरू हुआ है। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। दूसरे दौर की वोटिंग 26 तारीख को, और उसके बाद ये सिलसिला, और 4 जून को नतीजे, 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग।
तो हम कोशिश करेंगे हर दौर के समीकरण को, उस दौर के रुझान को, वोट शेयर, उन सब से क्या तस्वीर बनती है, बीच में कोई नया मुद्दा आता है क्या। कई बार ऐसा भी हुआ है सर, चुनाव आखिरी दौर में कुछ पलट गया, विधानसभा में तो हुआ, मुझे याद है 2015 के बिहार असेंबली इलेक्शन में अचानक मोहन भागवत का आरक्षण वाला बयान आया और उसने बहुत गेम पलटा। तो कई बार चीज़ें पलटती है, तो हम योगेंद्र यादव जी से बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।